वेलकम बच्चों। क्या मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग इन्वर्स निकालने को जाएंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये पार्ट जब मैं एडजॉइंट और इन्वर्स पढ़ाने को जाऊंगा तो वहाँ इसे भी लपेट देंगे। ठीक है, आज हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, नई टॉपिक्स में जा रहे हैं, और वो है डिटरमिनेंट्स। क्या है? डिटरमिनेंट्स। अब ये डिटरमिनेंट्स जो है, इसके बारे में आप देख रहे होंगे, आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर व्हिच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। अर्थात एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसके संगत हम एक एक्सप्रेशन या नंबर लेते हैं। अब सवाल ये उठा कि ये डेफिनेशन में कह दूं, आप लिख लो, आप लोग लिख लो कि तुरंत, ठीक है, लेकिन ये क्या है? नंबर क्या है? जब मैंने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, इट हैज नो वैल्यू, तो फिर यहां मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत नंबर ढूंढने को क्यों जा रहा, जबकि वो मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं है, संगत में कह रहा। ठीक है, तो अब सवाल उठ खड़ा हो जाता कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी। तो आप इस डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले आप 10th क्लास में जो आप पढ़े होंगे, 10वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे, चाहे आप जिस बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हों, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ठीक है, आप एक चीज पढ़े होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम कहते तो इन वन वेरिएबल भी हो सकता, इन टू वेरिएबल्स भी होगा, इन थ्री वेरिएबल्स भी होगा। बात समझ गए? तो मैं अभी एक एग्जांपल जो कि आप पढ़ चुके होंगे, जैसे याद करो, आप लोग निश्चित रूप से इस तरह के प्रॉब्लम्स डील किए होंगे। 2x माइनस वाई इक्वल्स 10 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 6। अब यहां मैं आपसे अगर कह दूं फाइंड x एंड y, आप इस तरह का क्या प्रॉब्लम्स किए हैं कभी या कि नहीं किए हैं? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, खुद से पूछो ये क्या है। तो इसी को मैंने कहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, इन थ्री वेरिएबल्स भी हो सकता है, और ये आप कह दो कि इन n वेरिएबल्स भी हो सकता। लेकिन अभी हमें उसके पीछे नहीं जाना, हम जाएंगे कब? जब एडजॉइंट और इन्वर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज बनाने को जाएंगे जिसमें क्या मैट्रिक्स के द्वारा हम लोग दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। अब मैं यहां आपको सिर्फ ये बताना चाहता कि इससे आप परिचित हो। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये डेफिनेशन अभी मैंने रोक दिया। ठीक है, देखो यार, A11 x
प्लस a12y इक्वल्स c1। फिर a21x प्लस a22y बराबर क्या लिखा मैंने, c2, है ना। ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो ये हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये क्या हुआ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हुआ। अब एक बात बताओ, देखो झूठ मत बोलना, क्या तुम लोग पढ़े हुए हो गए कि अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मेरे सामने है तो इसका हल, ये यूनिक हल रखेगा या यूनिक हल नहीं रखेगा, आगे क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है, कि यदि दोनों समीकरणों में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स आप देख रहे हो, ये a11 और यहां a21, ठीक है, और a12 और a22 ध्यान देंगे तो आप ये देखे होंगे कि यदि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा हो जहां ये दोनों समीकरणों में यहां x के गुणांकों का, कोफिशिएंट्स ऑफ x का रेशियो, यहां क्या है, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, देख रहे हैं। अगर ये बराबर ना हो तो दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कंडीशन आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो मैं उसके पीछे नहीं जा रहा यार, उसके पीछे मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा कब, जबकि इन शर्तों का पालन करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अर्थात a11 अपॉन a21 क्या नहीं हो, बराबर ना, इज नॉट इक्वल टू a12 अपॉन कितना a22, इसके बराबर ना हो, ठीक है। ये बराबर ना हो तो इसे क्या होगा, सो बोलो, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये जो है, ध्यान दोगे, ये है, तो यदि मैं इसको यूं लिखूं, a11 इंटू a22, ये बराबर नहीं होंगे किसके, a21 a12, ठीक है। और फिर a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12 बराबर ना हो किसके, 0 के। इसका मतलब ये मैं अभी तक तो आपको 10वीं क्लास में ही रखे, अभी तक मैं आपको कहाँ रखा, 10वीं 10th क्लास में, कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, इसको यूनिक हल होगा यदि, मतलब क्या, ये दोनों बराबर, ये दोनों रेशियो बराबर ना हो। इसी से मैंने यहां आ गया कि अगर ये एक्सप्रेशन ये किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ, कि ये दिए गए
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बताओ, अब मैं क्या करता, तो यहां पर ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, डेफिनेशन समझने जा रहे हो। मैं बार बार कहता कि मैं डेफिनेशन लिख देता, आगे बढ़ जाता, उससे क्या होगा। अब यहां ध्यान दोगे, मैं क्या करता, एक मैट्रिक्स ए बनाता। ठीक है, किससे, तो x और y के कोफिशिएंट से, a11, a12, a21, a22। ओके, पुनः मैट्रिक्स x बनाता, कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल से। कितने वेरिएबल्स हैं, 2, x y। ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स मैंने बना लिया, किससे, C1 और ये C2 कांस्टेंट टर्म से। जरा ठीक से देखो, अब देखो, मैं यहां लिख देता, या मैं यहां आ जाता, मैं यहां लिख देता ax इक्वल्स b। अब ये क्या है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया, किसके संगत, इस सिस्टम के संगत। कहोगे वाह, आप तो कमाल करते हो, ये क्या लिख दिया आपने। तो देखो यार, यदि आप ax, तो देखो a के जगह क्या देख रहे हैं आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा कि देख रहे हैं कि नहीं, आप लोग देख लीजिए पहले, ये देख रहे हैं कि नहीं। ये a ले लिया मैंने, अब पुनः मैंने यहां ये कॉलम मैट्रिक्स ले लिया, ध्यान दे रहे हो। अब बराबर ये b है आपका, जो क्या है, C1 C2 है। तो अब आप एक चीज देखो, ये क्या इंप्लाइज करेगा। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो कि नहीं। तो अगर मैं यहां देखो, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये क्या है, तो ये 2x1 ऑर्डर का है। तो देखो यहां ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, जो एक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, किस ऑर्डर का, 2x1 ऑर्डर का। तो चलो यार, यहां क्या, कैसे 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 ध्यान दोगे, फर्स्ट रो को, तो क्या होगा, a11 x प्लस a12 और कितना y होगा। अब पुनः आप इसको उठाओगे, फिर यहां करोगे, तो क्या होगा, a21 x प्लस a22 y इक्वल्स क्या है आपका, बताओ, C1 C2। और बेटा अब एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस जाओ, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या कहेगा, ये C1 के बराबर है, समझ रहे हो, और ये किसके बराबर है, सो बोलो C2 के बराबर। तो ये जब C1 के बराबर, तो पहला इक्वेशन मिल गया, और ये जब C2 के बराबर, तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो अब बताओ, अगर मैं a स्क्वायर मैट्रिक्स मान लूं, ये x वेरिएबल से मान लूं, b कांस्टेंट टर्म से मान लूं, तो मैं ऐसा लिख सकता। अब ये क्या है यार, ये क्या है, तो ये करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगा। किसका, इसका, ये पहला का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया। अब एक बात बताओ, जब मैं यहां पे ये समझ लो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इन 2 वेरिएबल्स है, इन 3 वेरिएबल्स होगा, इन 4 वेरिएबल्स होगा, इन जनरल कह दो इन n वेरिएबल्स होगा। तो यहां पे मैट्रिक्स मेथड से उसका हल निकालना सहज हो जाता। जो आप पढ़ोगे, जो आप पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, तो आप एडजॉइंट और इनवर्स जब डिटर्मिनेंट के बाद पढ़ लोगे ना, उसके बाद ये आएगा। तो बताओ, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के
लिए संगत मैट्रिक्स इक्वेशन ये हो गया। तो जब आप किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से हल करने जाओगे तो फिर तो यह बात आएगा कि भैया सिस्टम को यूनिक हल होगा या कि नहीं होगा, यह जानने की जरूरत होगी कि नहीं, आगे नहीं होगी, यह जानने की जरूरत होगी। और यह बात किस पर निर्भर करेगा बोलो? ये जो आपने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, किससे? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई से, उसके ऊपर, ठीक है। और यही चीज किससे जुड़ गया सो बोलो? इससे। तो यहां पर यदि क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है, इसके द्वारा जब हल निकालेंगे, यूनिक हल कब होगा? जब ये A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, अर्थात जीरो के बराबर नहीं होंगे। तो सिस्टम को क्या मिलेगा? यूनिक हल। तो क्या इस एक्सप्रेशन की जरूरत हमें हुआ कि नहीं? इस अब ये जीरो और नॉन जीरो छोड़ो, तो ये एक्सप्रेशन ये जरूरी हुआ कि नहीं? बोलो, इसकी आवश्यकता हुई कि नहीं? यही चीज है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे मैं क्या कर सकता? एसोसिएट्स किससे? अर्थात ये मैट्रिक्स जो है किससे? तो इसके संगत ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होता। और यही एक्सप्रेशन इस ए का क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाएगा। और जिसको हम लोग अब सीधे पैरेलल लाइन A11, A12, A21, A22 ऐसे लिखते, इसमें और इसमें फर्क हो गया। ये डिटर्मिनेंट हुआ, जिसका एक वैल्यू होगा इतना बराबर ये आ जाएगा। बात समझे? तो अब बताओ, अब जो मैंने डेफिनेशन लिखा उसको गौर करो। क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर which is known as its determinant। जैसे यहां पे इसके लिए जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना, किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से, उसे मैं देख रहे हो हैं? ये क्या है? इसके लिए एक क्या मिला है? ये एक्सप्रेशन मिला। यही एक्सप्रेशन इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब तुम कहोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हो, हाँ यार, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल लोगे तो वहां 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड लोगे तो वहां जो 3 इक्वेशंस आएंगे, तीनों इक्वेशंस में अगर एक्स वाई जेड के गुणांकों से एक मैट्रिक्स बनाओगे तो कितने ऑर्डर का? जैसे यहां ऑर्डर 2 का बना, वहां क्या होगा? ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स होगा तो वहां पर वेरिएबल्स की संख्या क्या है? n। इक्वेशंस कितने होंगे? n। सभी में वेरिएबल्स के गुणांकों से जो क्या बनाओगे? कोफिशिएंट से क्या बनाओगे? मैट्रिक्स बनाओगे। बोलो कितने ऑर्डर का होगा? ऑर्डर n का होगा, ऑर्डर n का होगा, ठीक है। इसका मतलब यही समझ लो कि जितने भी, यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक क्या नंबर को हो या एक्सप्रेशन को हो मिलेगा। बात समझ गए? वही उसका क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाएगा। उसकी जरूरत क्या है? तो देख रहे हो, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं हल करने जाऊंगा, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो या n वेरिएबल में, ठीक है, लेकिन हम लोग 3 वेरिएबल्स तक ही रहेंगे, तो वहां पे वेरिएबल्स के गुणांकों से एक क्या बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अब सिस्टम यूनिक हल रखेगा कि यूनिक हल नहीं रखेगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा उस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन, जैसे यहां मिला, ठीक है। इसलिए ये डिटर्मिनेंट के लिए, ये डिटर्मिनेंट के लिए परिभाषा दिया जाता
ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या कुछ बात समझे या कि ना समझे, या कि सीधे पर हो गए? पहले क्या जरूरी है ये समझना जरूरी है, मैं तो ये समझता। ठीक है, तो मैंने इतनी बात आपको बताया। ठीक है, चलो अब इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, तब तो अब आप यहां से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर व्हिच इज नॉन एज इट्स डिटरमिनेंट। क्या कोई दिक्कत? अब इफ ए इक्वल्स aij be a square matrix of order n, then its corresponding, चाहे सीधे, then its determinant each, if A बराबर aij be a square matrix of order n, then its determinant is denoted by, ध्यान देंगे, det, det एक सिंबल हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये दूसरा सिंबल हुआ। धोखा में ना रहना, ये मॉडुलस नहीं है, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ा जाएगा, मॉडुलस नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ा जाएगा ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले यार, ध्यान से सुन ले, इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? ए। ठीक है, या ये डेल्टा, इससे भी हम लोग डिनोट करते हैं। क्या कोई दिक्कत? अर्थात इफ A इक्वल्स aij be a square matrix of order n, then its determinant is denoted by det A, या इसको पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डेल्टा से भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी से भी, लेटर से भी ले लेते, डी लेटर से भी ले लेते, अंग्रेजी अल्फाबेट के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां सवाल हुआ, तब तो देखो ये क्लियर हो गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है किससे रिलेटेड हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स से। क्यों? आपने देखा, यदि मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मैंने बात किया, तो वहां कोफिशिएंट्स एक्स वाई के कोफिशिएंट्स से जो मैंने मैट्रिक्स बनाया वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। कितने ऑर्डर का? 2x2। इसी तरह 3 वेरिएबल से रिलेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब मैं जाऊंगा तो वहां कितना होगा? ऑर्डर 3 का होगा। क्या कोई दिक्कत? अर्थात आप ये याद रखें कि केवल किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां रिमार्क के रूप में, या नोट जो कहें, रिमार्क के रूप में हम लोग लिख लें। क्या? पहली बात क्या? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? दूसरी बात, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप मॉड याद करो, मॉड -3 तो लिख देते हो 3। यहां ऐसी बात नहीं है, 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 यहां ऐसी बात नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर
स्क्वायर मैट्रिक्स A is read as determinant of A and not मॉडुलस ऑफ ए। याद रखना, मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ा जाएगा यार, इसे पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कोई दिक्कत? ये डिटर्मिनेंट की परिभाषा हो गया, ठीक है। और केवल डिटर्मिनेंट किसका होगा तो समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग शुरू हो जाएं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। चलो यार, जैसे मान लो लेट A इक्वल्स यहाँ A11, ध्यान देंगे, हाँ ये क्या है, B ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कहें या 1 by 1 कहें, जो कहे चलेगा। अब यहाँ देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सीधे A11 हो जाएगा। अब यही सोचने की बात है, यदि आपसे कोई कह दे कि भैया ये एक मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर का, A है। अब यहाँ अगर आप कोई कह दे इसका मान निकालो और यहाँ वैल्यू -5 होगा, अगर यहाँ आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मॉड समझोगे, तब तो गलत ना करोगे, इसको मॉड में डालोगे 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा, इसलिए मैंने वहाँ रिमार्क में क्या लिखा दिया, ये सीधे देख रहे हैं इतना, अर्थात यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एग्जाम्पल हो गया यार, एग्जाम्पल हो गया है, इसको नोट कर लो। हाँ ये a बराबर इतना ऐसे कर दो, फॉर a बराबर इतना, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सीधा होगा, ठीक है। फिर मैं चलता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चल लेट A इक्वल्स A11, A12, A21, A22 B ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना 2, ठीक है। देन आप तो जानते ही होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या लिख दो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल्स क्या लिखोगे, A11, A12, A21, A22। और यार याद कर, यहाँ इस देख रहे हो, यहाँ करेंगे क्या, तो मेन डायगोनल ये हुआ, इसको ऑफ डायगोनल भी कहते हैं हम लोग। तो ये इसके एलिमेंट्स, ये का प्रोडक्ट A11 इंटू A22, और उसमें से ये ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट A21 इंटू
A12 ये हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए जाऊं तो ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लूं। एग्जाम्पल, if A equals 3, 5, 2, 4 या 2, 1, फाइंड क्या पढ़ दें? मॉडुलस ऑफ है? नहीं बाबा, याद रखना, बी केयरफुल, डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो यहाँ वी हैव A equals 3, 2, 5, 1। ठीक है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूं लिखो या यूं लिखो, इक्वल्स 3, 5, 2, 1 होगा। जो क्या होगा, 3 1 जा माइनस 5 2 जा, which is -7। ओके, यही हो गया वैल्यू। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं हम लोग।